पार्ट 1 में हमने एग्रीकल्चर चैप्टर जो इंडिया बुक का था उसके कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब पार्ट 2 में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि का मशीनीकरण। एक बहुत ही चर्चा का विषय है। भारतीय खेती में मानते हैं कि यदि हम मशीनीकरण को बढ़ावा दें तो इससे लागत भी कम होगी, हमारी इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने से हमारी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। इस दिशा में जो एक बड़ा प्रयास किया गया वो किया गया है, ये बार बार लॉक हो जाता है, कोई नहीं। तो इसमें एक बड़ा प्रयास जो किया गया वो किया ड्रोन को लेके। मार्च 2023 में ड्रोन टेक्नोलॉजीज जो हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, पेस्ट को छिड़कने के लिए या आपके खाद आदि छिड़कने के लिए, न्यूट्रिएंट्स एप्लीकेशन के लिए, तो इसके लिए नया एसओपी, स्टैंडर्ड क्रॉप स्पेसिफिकेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी जारी किया है। इसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर में। फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इसमें दिया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैंने पहले भी आपको जब शुरुआत की थी फर्स्ट पार्ट में, तो मैंने कहा था कि भारत में इरिगेशन का एक बड़ा मसला है और सरकार चाहती है कि हम सिंचाई की ऐसी पद्धति इस्तेमाल करें जिसमें पानी का इफिशिएंट यूज हो, मैक्सिमाइज उसका आउटपुट आ पाए। हाँ, इस पे काम करें। तो बाकी सब तो जो बातें हैं वो सब आपको पता ही है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम है PMKSY, ये 2016 में लाई गई थी। वो लिखा है, मैंने मार्क कर रखा है, 2016 की स्कीम है ना, 2016 की स्कीम है। और ये स्कीम जो है, इस मिशन को, ये जो PMKSY है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसे मिशन मोड में लागू किया गया है। इसका मिनिस्ट्री यदि हम देखें तो आपको जो बहुत इंपोर्टेंट बात रखनी है कि मिनिस्ट्री इसकी है वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजनरेशन विद द पर ड्रॉप मोर को कंपोनेंट्स। ठीक है। तो गंगा के सफाई के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय है, लेकिन विभाग जो है वो एग्रीकल्चर मंत्रालय का विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मंत्रालय है आपका जल संसाधन मंत्रालय और आपका जो डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप 15-16 में लॉन्च किया गया पानी के एफिशिएंट यूज को लेके। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की जाएगी। ठीक है। और ये जो स्कीम है ये पहले PMKSY का पार्ट थी, इसी से योजना पार्ट थी। 2022-23 से इसको पर ड्रॉप मोर क्रॉप को इंप्लीमेंट कर रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये अब बदल गया है। इसका जो डिपार्टमेंट था या हो गया, जो योजना है जिसके अंतर्गत ये लागू हो रही है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बाकी सब वही सब पॉइंट्स हैं। स्कीम जो है अपनी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका नीति आयोग ने अध्ययन किया और नीति आयोग ने कहा कि ये स्कीम है ये हमारे नेशनल टारगेट्स को अचीव करने में काफी बेनिफिशियल है। हम जो चाहते हैं कि पानी को हम बचाएं, साथ में हम उत्पादन बढ़ाएं, रोजगार बढ़ाएं, ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जो हमारे सारे पर्पस फुलफिल कर रही है। कोप प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, ऑन फार्म वाटर यूज इफिशियंसी इंप्रूव हो रही है, इफिशियंसी इंप्रूव हो रही है, टोटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इनकम फार्म बढ़ रही है 10 से 70%, वाटर यूज इफिशियंसी 30-70% इसमें बढ़ रही है। तो ये तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड या एग्रीकल्चर क्रेडिट। हमने जो पहले बात की थी प्रधानमंत्री किसान की, वो बेसिकली इनकम सपोर्ट स्कीम है, उसके बदले में सरकार से कुछ लेगी नहीं। बट ये जो स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, ये बेसिकली किसानों की जो शॉर्ट टर्म उनकी जो इनपुट के लिए लागत आती है, जो उनकी जरूरत होती है फाइनेंशियली, उसको पूरा करने लाई गई थी 1998 में। एक चीज रखनी है कि द बेसिस ऑफ द होल्डिंग फॉर यूनिफॉर्म रोटेशन बाय द बैंक। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ होल्डिंग है। जैसे अपन ने वहां देखा था कि वहां केवल PM किसान में आपके पास जोत के लिए अपना खेत होना चाहिए, साइज ऑफ खेत मैटर नहीं करता, आपको 2,000 रुपए 3 किश्तों में टोटल 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। यहां पे थोड़ा बदलाव है।
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर दूं। एग्रीकल्चर क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। किसानों की कुल जोत के आधार पर बैंकों द्वारा समान रूप से व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहां कुल जोत आधार होगा क्रेडिट को देने का, और पर्पस था कि एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए वो पैसा ले सके और अपने खेती में अच्छा इनपुट इस्तेमाल कर सके। बाद में स्कीम को सरकार ने थोड़ा सा और सुधार दिया। 2004 में इसको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी वो इसके तहत लोन ले सकता है। 2024 से 2004 से इसमें ये बदलाव किया गया। 2012 से स्कीम को और सिंप्लीफाई किया गया। इस स्कीम में एक और स्कीम जोड़ दी गई है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। वही है, ब्याज में छूट मिलेगी। सेंटर सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंटर सेक्टर स्कीम है ना। 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा आरआरबी और आपके प्राइमरी जो सेंटर्स है वहां से, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर ऑपरेशन लोन के लिए, और 3% का इसमें इंसेंटिव है। तो ये केसीसी के थ्रू एक्सक्लूसिवली लागू होगा, बाकी इसमें कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट हुआ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है 18-19 से इसको कृषि के अलावा किसी से जुड़ी हुई जो अन्य गतिविधियां हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फिशेस, उसके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड को ओपन कर दिया गया है। राशि इसमें अभी भी 2 लाख रुपए का तक में इंटरेस्ट सबवेंशन लागू होगा इनके ऊपर भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के रिस्क को कम करने के लिए फ्लैगशिप स्कीम लाई गई है। फसल बीमा योजना 2016 में लाई गई है। ठीक है, इसमें ऐसी प्राकृतिक आपदा जिससे किसान की बुआई से पहले से लेकर कटाई होने के बाद तक फसल कुछ नुकसान होता है वो कवर करने का प्रयास है। ठीक है, उसमें किसान का नुकसान होता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ये दुनिया की किसानों के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर, जिसमें किसानों ने अपना आया है, उसके आधार पर दुनिया की सब्सिडी स्कीम है। और यदि हम इसको इंश्योरेंस प्रीमियम के आधार पर देखें, जो प्रीमियम दिया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो दुनिया की तीसरी बड़ी स्कीम है। ठीक है, तो फसल बीमा योजना का ये है पूरा आइडिया जो आपको याद होना चाहिए। इसमें 2 चीजें और नहीं करी गई हैं, एक साथ ही किया गया है, एक केआरपीएस किया गया है। तो केआरपीएस तो बेसिकली हेल्पलाइन है फसल बीमा योजना में, और साथ ही जो है ये बेसिकली इसमें इंश्योरेंस को और ज्यादा टेलर मेड करने के लिए, मतलब किसानों की आवश्यकता मुताबिक करने के लिए साथी नामक एक टेक्निकल प्रयास किया गया है, एग्रीकल्चर रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। तो ये थोड़ा पढ़िएगा, इंपोर्टेंट है। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है। सीधे हम आते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसके हमने बात की थी, भारत में जो एमएसपी अनाउंस करता है वो यही कमीशन करता है। मैंने कहा था कि 22 क्रॉप के लिए किया गया है, टेक्निकली हमारे यहाँ 23 क्रॉप का है। 7 सीरियल क्रॉप्स अनाज फसलें, जिसमें धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, रागी है, बैल है। 5 दलहन है, ग्राम, तुअर, मूंग, उड़द, लेंटिल। 7 तिलहन है जिनमें तेल निकलता है, आपका मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन, रैपसीड, मस्टर्ड आदि। कोपरा, ड्राइड कोकोनट, फिर कॉटन, फिर रॉ जूट, शुगर केन। ठीक है, तो बेसिकली सीपी का मेन काम होता है रिकमेंड करना, और इस रिकमेंडेशन को सरकार माने ना माने ये सरकार पर डिपेंड करता है। ये कोई ऐसा नहीं कि बाध्यकारी है ना, बट सरकार आमतौर पर बनाती है तो सरकार इसकी अनुशंसाओं को मानती है। बाकी छोड़ दीजिए, अपन आते हैं आईसीएआर। आपको पता है कि इंडिया का एक प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। 1929 में बना था और इस दशक में ये अपने 100 साल वाले सालों में एंटर कर गया है। तो ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन बन जाए। आईसीएआर बाकी इंपोर्टेंट नहीं है। आईसीएआर के बारे में एक लाइन दी इन्होंने कि आईसीएआर ने जो काम किए 1929 से लेके 2025 तक, इससे फायदा ये हुआ है कि फूड ग्रेन देश में 1951 की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है। यदि उस समय 25 किलो होता था तो आज 100 किलो हो रहा है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 6 टाइम बढ़ गई हैं। आपके फिश मत्स्य उत्पादन 9 गुना बढ़ गया है,
और अंडा उत्पादन 27 गुना बढ़ गया है 1951 से लेकर अब तक। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए कि कितना गुना किसमें वृद्धि हुई है, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बाकी सारे वही पॉइंट्स हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आपको पता है कि भारत में मोटे अनाज का चलन हड़प्पा काल से पाया था। ये हिस्ट्री में उसका क्वेश्चन पूछ ले, साफ लिखा हुआ है कि हड़प्पा काल से हमारे यहाँ मोटे अनाज या श्री अन्ना का उपयोग हुआ है। हमको पता है कि हड़प्पा में 9 प्रकार की फसलों का उपयोग किया गया था। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो मोटे अनाज है, श्री अन्ना जिसको हमने बोला है, इसके कई लाभ हैं। एक तो लोगों को आजीविका मिलती है, फार्मर्स की इनकम डबल होती है, देश में फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़ती है। इंडिया दुनिया में कवरेज और प्रोडक्शन उत्पादन में श्री अन्ना के में नंबर 1 है। ठीक है, हमारा एवरेज एरिया है इसका जिसमें हम ये श्री अन्ना उगाते हैं 126 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्शन हो रहा है 173 लाख टन। और यदि हम पर हेक्टेयर उत्पादन देखें तो 1364 पर हेक्टेयर उत्पादन हम पा रहे हैं। इसको बोलते हैं यील्ड। तो तीनों ही दृष्टि से श्री अन्ना भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। तो इसी की बात करिए कि ईयर ऑफ मिलेट्स को 2023 में बनाया गया। उसका पूछ ले कब बनाया गया, 2023 बनाया गया। अब आते हैं महिलाओं की खेती में भूमिका। देखिए, देश में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कहता है कि ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या 65% है। 47 लोग जो है 100 में से वो खेती कर रहे हैं गांव में। और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है ग्रामीण इलाके में। पहले 100 में से 19 महिलाएं काम कर रही थी, अब 27 महिलाएं काम कर रही हैं। 100 मजदूर काम कर रहे हैं, 27 महिलाएं काम कर रही हैं। तो महिलाओं का कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाएं कृषि के अलावा गांव में पशुओं पालना, उनका दूध आदि निकालना, ये सब काम भी करती हैं। ठीक है, इसके अलावा महिलाएं सब्जियां, हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, कटाई के बाद जो अनाज घर आता है उसके रखरखाव, ठीक है, आदि पे भी काम करती हैं। तो कुल मिला के एक और चीज देखा गया कि महिलाओं के नाम खेतों की जो रजिस्ट्री वो बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है कि हर राज्य में खेतों में यदि रजिस्ट्री महिलाओं के नाम की आती है तो वहां पे छूट मिलती है। तो ये भी देखा कि लैंड होल्डिंग जो पैटर्न बदल गया है। पहले पुरुषों के नाम खेत अधिक होते थे, अब महिलाओं के नाम खेत अधिक हो रहे हैं। आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। इसको मैं गैस कर रहा हूं मेंस के लिए इस साल कि सहकारिता मंत्रालय के नए प्रयास क्या हैं, तो बताइए। इस पे क्वेश्चन मेंस में आता है, मैं लिखा भी है इंपोर्टेंट फॉर मेंस इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री। ये सहकारिता मंत्रालय जो है ये लाया गया 2021 में। ठीक है, तो इसमें कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं। एक तो जो हमारे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो गांव में आप देखते होंगे कि ग्रामीण देहात इलाकों में जो बैंकों के रूप में काम करते हैं, किसानों को लोन आदि देते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जैसे नर्मदा बैंक वगैरह जो होती हैं, जो देखते होंगे गांव वगैरह में, तो उनकी हालतें बहुत खराब हैं, तो उनको मजबूत करना इनका पर्पस है। एक तो ये है। फिर इनको भी बाकी की तरह इक्वल प्लेइंग फील्ड दिलवाना सरकार ने प्रयास किया है। हमारे कोऑपरेटिव बैंक जो डिफिकल्टीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको दूर करना। कोऑपरेटिव शुगर मिल को रिवाइव करना, बहुत ज्यादा शुगर मिल बंद हो गई हैं। और 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आदि को स्थापित करना। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो आपको मेंस के पढ़ने हैं। प्रीलिम्स में आने की संभावना कम है, बट मेंस में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। भारत में किसानों की आमदनी का दूसरा सोर्स जो है वैकल्पिक, वो है पशुपालन। कृषि से उनको आमदनी होती है, लेकिन दूध बेच के भी उनको आमदनी होती है। तो भारत में बड़ा रोल है, प्राचीन काल से रोल है। इससे एक हो तो इनकम बढ़ती है, दूसरे हमारे पास खाने के लिए न्यूट्रिशन भी आता है ना, न्यूट्रिशियस फूड भी मिलता है हमको। ठीक है, फिर कृषि और पशुपालन का गहरा नाता है, दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है ना। जैसे अपन देखते हैं कि पशुओं से खेत की जुताई होती है और खेत से जो बचा हुआ आता है वो किसान जो जानवरों के लिए भोजन बन जाता है ना। तो एक दूसरे पे गहरा संबंध है। तो ये सब बातें ना समझाइए कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री को में काम करते हैं दोनों दूसरे के। मिल्क प्रोडक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 है। हमारे यहाँ 2022-23 के मुताबिक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता आज हो गई है 460 ग्राम, आधा किलो में लगभग 40 ग्राम कम। ठीक,
मतलब प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, जनसंख्या को जब दूध के कुल वॉल्यूम से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति आ रहा है 460 ग्राम के आसपास। यदि अंडे को अपन देखें तो अंडे का उत्पादन दुनिया में दूसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ एक वर्ष में एक व्यक्ति के पास 101 अंडे उपलब्ध हैं, ये सरकार का फिगर कहता है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। मीट उत्पादन में हम पांचवें नंबर पे आ गए हैं। एक वर्ष में प्रति व्यक्ति मीट उपलब्धता हमारे यहाँ 7.10 ग्राम पर एनम हो गई है। तो कुल मिला के कहना यह है कि लाइव स्टॉक और बाकी गतिविधियों में भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है। सरकार ने जानवरों की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसे मोबाइल वेटरनरी यूनिट, चलती फिरती एम्बुलेंस समझ लीजिए जानवरों के लिए, ये हम लेके आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख जानवरों पे एक कम से कम इस तरह की यूनिट मौजूद हो, ताकि गांव देहात के इलाके में जो जानवर हैं उनको बचाया जा सके आदि। फिर स्टेट को मदद कर रहे हैं एनिमल डिजीज कंट्रोल के लिए, इसके लिए कई प्रकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम चला रहे हैं। अब आते हैं कुछ इमर्जिंग डिजीज, जूनोटिक इमर्जिंग, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि लैम्पी स्किन डिजीज का संबंध किससे है, तो कैटल बफेलो में होता है। और कैटल बफेलो में ये जो डिजीज है, एक सेकेंड, कैटल बफेलो में ये जो डिजीज है होती है इन्फेक्शन के रूप में होती है बीमारी है, और कैपी पॉक्स वायरस के कारण होती है। फिर सरकार ने एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया 2019 में। इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसिलोसिस को कंट्रोल और उन्मूलन करेंगे। इसमें फुट और माउथ डिजीज जो जानवरों को होती है 2030 तक देश में खत्म कर देंगे। ठीक है, 2030 का लक्ष्य रखा अपन। फुट एंड माउथ डिजीज एक वास्कुलर रोग है जो मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मतलब ऐसे जानवर जिनमें आपका क्लोवन होफ्ड एनिमल, जिनमें खुर होते हैं, जिनके खुर होते हैं पैरों में, उनके लिए बीमारी, उन पे बीमारी ज्यादा असर करती है, फुट एंड माउथ डिजीज। और इसके लिए सेंटर पर से गवर्नमेंट 100% मदद कर रही है। एक है NADCP, ये कहां गई, एक सेकेंड, ब्रूसिलोसिस, ये मवेशियों, भैंसों में होती है। मैंने भी कहा था कि फुट एंड माउथ डिजीज हमें 2030 तक खत्म करनी है। ये आमतौर पर उन जानवर होते हैं जिनके खुर होते हैं, ठीक है, सुअर हो गया, बफेलो हो गया, कैटल हो गया, शिप हो गई, गोट हो गई, ठीक है। और ब्रूसिलोसिस जो होती है कैटल बफेलो में होती है। इसमें जो बछड़ा होता है 4 से 8 महीने का, उसको टीका दिया जाता है, ठीक है। फिर कुछ और भी डिजीज हैं, एक है PPR-EP, है ना, पेस्ट डैश पैटिडस रेमिनेट्स उन्मूलन कार्यक्रम, ये भेड़ और बकरी का प्लेग बोलते हैं इसको। ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है। और हाँ, डोमेस्टिक वाइल्ड स्मॉल रुमिनेंट्स को पारित करती है, तो तैयार कर लिए इसको भी। फिर एक है CSF जो है वो है क्लासिकल स्वाइन फीवर, इसको हॉक कालरा भी बोलते हैं। ये डिजीज जो है आमतौर पे वाइल्ड पिग्स में होती है, तो ये तैयार कर लीजिए, वाइल्ड पिग्स में होती है। देश में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चल रहा है, इसके 3 सब मिशन है। एक है ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक पोल्ट्री, अच्छी प्रजाति के नस्ल पैदा करना पशुधन और पोल्ट्री के। दूसरा इसका मिशन है चारा और धारा का विकास, ताकि पैदा हो जाए तो चारा और धारा उसको मिल जाए प्रॉपर। और तीसरा है इनका इंश्योरेंस, ठीक है। तो 3 स्कीम इसमें हमने कवर करी हैं, सब स्कीम्स इसके अंदर चल रही देश के अंदर। पहले में हम उनका प्रजनन करवाएंगे, दूसरे में उनके लिए चारा आदि का प्रबंधन करेंगे, तीसरे में उनका इंश्योरेंस, ताकि बीमारी से बच जाए तो किसान को नुकसान ना हो। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट देश में बहुत तेज चल रहा है, 2014 चल रहा है। इसका उद्देश्य देश में लोगों को
क्वालिटी दूध के उत्पादन, उनका प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब करना, और ये सब करता है स्टेट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बस जितना मैंने मार्क किया इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आइए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, वर्ष 2014 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें देशी गायों की नस्लों को विकास करना है, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बोविन ब्रीड्स। ठीक है, इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और देश में डेयरी किसी को फायदा होगा। लास्ट 9 साल में ये जो स्कीम आई हमारी 2014 में, तो 9 साल लगभग हो गए स्कीम को। इस स्कीम से कैटल एंड बफेलो की जो उत्पादकता है उसमें कई गुना वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि जो हुई है 26% हुई है 2013-14 की तुलना में। ठीक है, और ये हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड है। गोकुल मिशन आने से इन जानवरों की जो उत्पादकता है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हुई है। ठीक है, इस स्कीम में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में, यदि आप देखेंगे गौर से, तो टोटल 7 घटक हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं, और इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कि इसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि हम इसमें इन लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के तहत गर्भाधान करवाएंगे, पशुओं का उत्पादन करवाएंगे, इनका प्रजनन करवाएंगे, और इसमें एआई का इस्तेमाल करेंगे। किसानों को दरवाजे पर मदद दी जाएगी इसके तहत। तो पहला हो गया नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। दूसरा है बोवाइन आईवीएफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो आईवीएफ तकनीक होती है प्रजनन की, उसका इस्तेमाल किया जाएगा बोवाइन के उत्पादन में। सेक्स शॉर्टेड सीमेन, ये केवल अभी बकरियों के लिए शुरू किया गया, ओनली फीमेल कैप्स के स्टार्ट किया गया है, 90% तक एक्यूरेसी इसके अंदर। अगला है आपका जीनोमिक सिलेक्शन, तो डीएनए बेस्ड जीनोमिक जो अच्छे जीन वाले जानवर हैं उनको हम इसमें डेवलपमेंट करेंगे। चौथा है मैथ्रीमम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज, मल्टीपर्पस एआई टेक्निक को बढ़ावा देंगे रूरल इंडिया में, नाम ही है मैत्री। तो एग्जाम में आ जाए मैत्री क्या है, तो ये एक तरह का प्रजनन कार्यक्रम है जानवरों का जो हम चला रहे हैं एआई के थ्रू। प्रजनन प्रशिक्षण कार्यक्रम पीटीटी, प्रोगेंसी टेस्टिंग प्रोग्राम। अगला है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। तो टोटली 7 इंटरवेंशन दिए गए हैं गोकुल राष्ट्रीय मिशन के तहत, जिसमें हम देशी प्रजाति के जानवरों के प्रजनन को बढ़ावा देंगे। गोपाल रत्न अवार्ड 2022 में शुरू किया गया, 3 लोगों को दिया था। एक व्यक्तिगत किसान को जो वो पशुधन और डेयरी में अच्छा काम कर रहा है। दूसरा दिया था है ऐसे टेक्नीशियन लोगों को जो कि आर्टिफिशियली प्रजनन करवाते हैं जानवरों का। ठीक है, तो उनको दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन दिया जाता है। तीसरा ऐसी सोसाइटी जो डेयरी कोऑपरेटिव काम करती है उनको दिया जाता है। तो 3 अवार्ड है, 3 को दिए जाते हैं। 2024 से 9-30 के लिए इसमें अलग से अवार्ड जोड़ दिया गया है। मैंने तीनों अवार्ड को यहां मार्क कर दिया है। ठीक है, आगे आइए। फिशरीज मत्स्य पालन 3 तरह से होता है। एक इनलैंड जैसे नदी में, तालाबों में, एक होता है समुद्र में, एक तटीय इलाकों में। ठीक, तो इन तीनों में अच्छा हम काम कर रहे हैं। मछली उत्पादन या मत्स्य पालन को सनराइज सेक्टर कहते हैं। सनराइज सेक्टर मतलब ऐसा कोई सेक्टर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, जिसमें बढ़ने की वो क्षमता हो, और जिसके बढ़ने से सभी को लाभ हो, इक्विटेबल फायदा हो। ऐसा नहीं मुझे केवल लाभ हो रहा, आपको फायदा नहीं हो रहा, मुझको भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। जो मत्स्य पालन कर रहा है उसको भी लाभ हो, जो मत्स्य को पालन कर, जो उसको पैक करके जो उसका वो कर रहा है, बेच रहा है, उसको भी लाभ हो, जो खा रहा है उसको भी लाभ हो। तो इस तरह का इक्विटेबल, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ इससे आती है, उसको बोलते हैं सनराइज सेक्टर, जो कि इसमें माना गया है। ठीक है, 2.8 लोगों को ये एक लाइवलीहुड दे रहा है। 8% ग्लोबल शेयर 100% दुनिया में दी है, तो 8% हमारा भागीदारी है।
इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट जलीय कृषि उत्पादक है, एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर है भारत, और सी फूड प्रोडक्ट दुनिया में जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें नंबर 1 है। सरकार इस सेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, इसलिए 2019 14-15 में एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, आई रिपीट सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें सेंटर स्टेट दोनों काम करेंगे, इसका नाम था इंटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फिशरीज, लाई गई थी 14-15 से 19 तक के लिए। इससे बहुत फायदा हुआ, तो सरकार ने जब स्कीम खत्म हो गई तो 2020 में इसी स्कीम को कंटिन्यू करते हुए नाम दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2024-25 तक के लिए। तो ये एग्जाम में आता है मत्स्य योजना जो है संपदा योजना, उससे पहले कौन सी थी, तो वो इंटीग्रेटेड योजना थी ब्लू रेवोल्यूशन वाली, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा ही हुआ है कि ब्लू रेवोल्यूशन को ही हम आगे टारगेट कर रहे हैं। इस स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये इसी का एक पार्ट है। इसमें हम चाहते हैं किसी सेक्टर वो मत्स्य सेक्टर को अधिक फॉर्मलाइज औपचारिक बनाया जाए ताकि इनको बैंक आदि से लोन मिल पाए और इस सेक्टर का तेजी से विकास हो सके। लास्ट में मत्स्य सेक्टर के लिए मैंने भी समझाया था कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी खोल दिया गया है ताकि ये लोग भी संस्थागत अर्थात बैंक आदि से अपनी आवश्यकता के लिए तय मानकों के आधार पर लोन आदि प्राप्त कर सके। तो ये मैंने पूरा चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर दिया। ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बुक को आमतौर पर लोग नहीं पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते उनको लास्ट में पता है कितने क्वेश्चन आए थे और हर साल ही से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको उसको पढ़ने का जो आर्ट है वो आना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को चीजें थोड़ी बोर लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, जो मैंने मार्क किया, जो मैं समझाया दी, उन पॉइंट्स को आप 2 बार भी देख लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, बहुत सिंपल। जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मत्स्य संपदा योजना, इसका पहले नाम क्या था, तो ब्लू रेवोल्यूशन था। 14-15 से 19 में चली, फिर वो वायदा बढ़िया बेहतर रही, 2020 से हमने ये लेके आ, अब फिर 5 साल का एक्सटेंशन दिया है 2024-25 तक के लिए। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद।